देखिएगा, कल भाग 1 को पढ़े थे। आज जो टॉपिक रहेगा फिर से वही अध्याय है, किसान, जमींदार और राज्य, या मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले जो ग्रामीण समुदाय, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि जो गांव की स्थिति कैसी थी, गांव में कितने लोग किस वर्ग के थे, ये जानेंगे। ठीक है, तो देखिए ग्रामीण समुदाय के जो घटक हैं, ग्रामीण समुदाय किन से मिलकर बना था, तो 3 घटक देखने को मिलते हैं। पहला खेतीहर किसान, किसान जो है खेतों में काम करता है। दूसरा है पंचायत, गांव के जो न्याय व्यवस्था है पंचायत के हाथों में था। इस कारण गांव को लघु गणराज्य भी कहा गया है। पंचायत में देखा गया है कि पंचायत का जो मुखिया होता था या पदाधिकारी होते थे, गांव के बुजुर्ग लोग ही उनको नियुक्त करते थे, चुनाव नहीं होता था, मगर बुजुर्ग लोगों के बीच आपस में ही सहमति से ही पंचायत का गठन होता था। ठीक है, तीसरा देखते हैं कि मंडल या मुकद्दम, जो गांव का मुखिया होता था उसको कहते थे। तो 3 घटक मिलके गांव का ग्रामीण समुदाय मिलते थे तीनों से। तो गांव में कौन कौन रहेगा? किसान भी है, पंचायत है और गांव का मुखिया। ठीक है, इस प्रकार से गांव देखते हैं। गांव में जाति व्यवस्था भी थी, हर वर्ग के लोग थे। ऐसा नहीं है कि कोई आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न है मगर वो जाति से वह नीचा है तो उसका ज्यादा सम्मान वहां अपेक्षाकृत कम मिलता था। तो यहाँ पर दिया है जाति व्यवस्था के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि जाति व्यवस्था में बताया गया है कि निम्न जाति से संबंधित लोग, चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान हो, या समाज को ना समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त था। चाहे वो हिंदू होगा या मुस्लिम होगा, समाज में उनका सम्मान होता था। ठीक है, और उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती थी, यहाँ पर बताया भी गया है। और यहाँ पर दिया भी गया है कि उदाहरण के लिए दिया गया है कि मुस्लिम समुदाय में हलाल कुरान जैसे जो नीच कामों से जुड़े हुए समुदाय होते थे, वो गांव की सीमा से बाहर रहते थे। मतलब यहाँ पर जाति व्यवस्था भी थी। जो जाति से ऊंचा होता था वह गांव में रहता था, ये गांव के मध्य में उनका दबदबा रहता था। जो जाति व्यवस्था में निम्न कुल के थे वो गांव से दूर में रहते थे, जैसे कि मुसलमानों का एक है जाति, उसका बताया गया। यहाँ पर दिया है बिहार में मल्लाल जदाओ, मतलब जो नाविक के पुत्र थे जिनको अर्थ कहा गया है, इनकी तुलना दासों से की जाती थी। मतलब ये निम्न कुल का माना गया, निम्न जाति। तो उस समय के जो गांव थे उसमें जाति व्यवस्था को भी देखा जाता था। जो उच्च वर्ग थे, उच्च जाति के थे, उनका गांव में सम्मान हुआ करता था, है ना। चाहे वो आर्थिक रूप से सक्षम ना रहे तो भी सम्मान होता था। जैसे ब्राह्मणों का सम्मान होता था उस समय जाति व्यवस्था। मगर जो निम्न कुल के थे गांव से दूर रहते। तो जाति व्यवस्था के बारे में प्रश्न पूछा गया था 2 नंबर के एक बार, और एक बार 3 नंबर का, कि मुगल काल में गांव में जाति व्यवस्था कैसी थी। तो जाति व्यवस्था थी और जाति व्यवस्था काफी जटिल थी उस समय, है ना। तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है किसान, जमींदार और राज का एक टॉपिक है। गांव कैसा था? गांव में जाति थी कि नहीं थी? गांव में जाति व्यवस्था थी। उच्च वर्ग वाले गांव में रहा करते थे, निम्न वर्ग वाले गांव से दूर में रहा करते थे। ठीक है, उदाहरण बताइए, ज्यादा इसको समझना बस है ना, इसमें तथ्य नहीं है, फैक्ट नहीं है, नहीं जाना। दूसरा देखते हैं पंचायत व मुखिया, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। पंचायत में मुखिया देखते हैं कि पंचायत के सदस्यों का चुनाव कौन करते थे? क्यों नहीं लोग? कौन करते थे? बुजुर्ग लोग करते थे, जो ज्यादा अनुभवी थे वो लोग चुनाव करते थे। और यहाँ कैसा हो रहा है चुनाव? ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव कैसे होता है? वोट डालते हैं मतदाता के द्वारा, जिनका उम्र कितना होना चाहिए? 18 से अधिक होना चाहिए, वो वोट डालते हैं। मगर उस समय बुजुर्ग लोग ही पंचायत का चुनाव करते थे, मतलब पंचायत के प्रतिनिधियों का चुनाव करते थे। तो पंचायत के मुखिया को क्या कहते थे? या मुकद्दम। ठीक है, यहाँ पर देखा गया है कि जो पंचायतों के जो मुखिया के संदर्भ में बताया गया है, इनको क्या कहते थे? याद रखिएगा, मुकद्दम या मंडल कहते थे। गांव का मुखिया गोटिया नहीं कहलाता,
न सरपंच। उस समय क्या कहलाता था? मंडल या मुकद्दम। अब यहाँ पर ये भी बता रहा है आम सहमति के द्वारा, जो बुजुर्ग हैं उनकी आम सहमति से यह चुना जाता था। और कुछ भी कार्य अगर कर रहा है तो ये किससे? सदस्यों से, पंचायत के सदस्यों से सलाह मशवरा लेकर ही कुछ निर्णय लेता था। मुकद्दम अपने मन मर्जी का नहीं करता था, यह सुझाव लेता था। ठीक है, तो आप लोग घर में मशवरा करके तो काम करोगे कुछ भी, है ना? अपने माता पिता से आप परामर्श करोगे कि आपको कहीं जाना है ना? तो ये आप परामर्श करोगे, तो वैसे ही है। मगर अगर ये काम सही ढंग से नहीं करता था तो इसको बर्खास्त भी किया जा सकता था। बर्खास्त मतलब पद से हटाना, हटा सकते थे। मुख्य रूप से जो मुखिया का जो कार्य था वह गांव की जो आमदनी है, खर्च का हिसाब किताब है, उसका निगरानी करना, और पंचायत में एक पटवारी भी हुआ करता था जो इनका मदद करता था। कितना अच्छा लग रहा है? मुकद्दम जो था हिसाब किताब रखता था, गांव का खर्चा ब्यौरा रखता था। उसका हेल्पर कौन था? पटवारी भी था। ठीक है, और अपने पद का अगर गलत करता था, या बोला है प्राय मंडल अपने पद का गलत प्रयोग करते थे। मुख्यतः उन पर यह आरोप था कि वे पटवारी के साथ मिलकर हिसाब किताब में हेरा फेरी करते थे, और वे अपनी जमीन पर कर का आंकलन कम करके अतिरिक्त बोझ छोटे किसानों पर डाल देते थे। अपना जो जमीन पर टैक्स है उसको कम कर देते थे, बाकी के छोटे किसानों ने। ऐसा हो गया कि घर का जो बिजली बिल है ज्यादा आ रहा है तो पड़ोसी में डाल दी, उसका मीटर घूमे, उसका ज्यादा है आपका कम है। तो यह भी ऐसा हो रहा है कि जो मंडल है यहाँ पर चालाकी करते थे, ये आरोप भी लगता था। बाद में बुजुर्ग इनको बर्खास्त भी कर सकते थे। कई आरोप लगते हैं। ग्राम पंचायत में इतना पैसा का गबन हुआ, सरपंच और ग्राम पंचायत सचिव मिली भगत, है ना? सेम उस समय भी होता था, मगर नाम उसका क्या कर दिया है? ग्राम सचिव का जो है पटवारी प्लस मुकद्दम, मंडल दोनों मिलकर हेरा फेरी कर सकते थे। तो ये पंचायत का मुखिया है। क्लियर हुआ? पंचायत का मुखिया, पंचायत का मुखिया वो क्या कहते थे? मुकद्दम कहते थे, मंडल कहते थे। कैसे चुनाव होता था? बुजुर्ग द्वारा चुनाव। देखिए अगला देखते हैं कि पंचायत का आमदनी का क्या स्रोत था, कहां से कमाता था पंचायत। बोल रहा है कि पंचायत का मुख्य स्रोत था किसानों पर जो कर लगता था, टैक्स, वो स्रोत था। और बोल रहा है पंचायत का जो खर्चा है गांव के उन खजानों से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। जैसा कि गांव में अगर दुर्गा मतलब चंदा हो रहा है, गांव का हर सदस्य दे रहा है चंदा, तो उस समय भी हर सदस्य गांव का क्या कर रहा है? टैक्स दे रहा है। और ये किसके खजाने में आ रहा है? पंचायत का। और ये जो खर्चा किस में होना है? आया पैसा, वो खर्चा कैसे हो रहा है? आकांक्षा, कैसे हो रहा है खर्चा? कोई अधिकारी आ रहा है, कोई निगरानी करने आ रहा है, कोई देखने आ रहा है गांव में, तो उसके स्वागत में खर्च होता है। अगर गांव में प्राकृतिक विपदा आ गई है, बाढ़ आ गई है, अकाल पड़ गया, तो खर्चा होता है। और बता रहा है कि मोटे जो बड़े बड़े बांध बनने हैं, नहर बनने, उसमें खर्चा होना है। तो आदमी के आमदनी का जो स्रोत है किसान है। किसान पर क्या लग रहा है? कर। और ये आ रहा है आवक, आवक है। और ये जावक मतलब वह वह कि जो हो रहा है, देख रहे हैं कि बांध बनाया जा रहा है, नहर बनाया जा रहा है, अधिकारी लोग आ रहे हैं तो खर्चा हो रहा है। इसको कहीं भी समझना नहीं, ये समझना। देखते हैं पंचायत के कार्य एवं अधिकार क्या थे। पंचायत का जो कार्य था, ये जो जाति नियम की अवहेलना करना, अवहेलना करना मतलब जो जाति नियम नियम को अगर तोड़ता है, जाति का जो नियम होता है, अपनी जाति के अलावा दूसरी जाति से विवाह करता है ना? या उस समय सामूहिक भोज का था, अगर उस भोज में दूसरा निम्न व्यक्ति अगर आ जाता था तो कुछ कारणवश पंचायत क्या करता? बहिष्कार करता था उनका। ठीक है, तो जुर्माना लगाता था जाति नियम की अवहेलना पर। यहाँ पर अलग अलग मामले में अलग अलग फैसला होता था।
एक जैसा फैसला नहीं होता था। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिया हुआ है कि शादी में मंडल, शादियां जो होती थी उसमें भी निगरानी किया जाता था। जाति की अवहेलना रोकने के लिए बहुत सारे लोगों के आचरण पर नजर रखे जाते थे, है ना। और यहाँ पर शांति व्यवस्था लागू रखने के लिए पंचायत का ही काम होता था। लगान वसूलने का काम भी पंचायत करता था। अब देखा गया है कि गांव के जो पंचायत कई अधिकार प्राप्त थे। ये बोल रहा है कि बहुत सारे गंभीर दंड देते थे। उस समय न्यायालय का काम यही करते थे पंचायत। पंच परमेश्वर स्टोरी सुने हो मुंशी प्रेमचंद का? नहीं सुने? ये जो पंचायत था ये न्यायाधीश का भी काम करता था। किसी को दंड देने का काम पंचायत करता था। पंचायत का जो मुखिया उसके सदस्य मिलकर काम करते, दंड देने का काम करते थे। कब? जब जाति नियम की अवहेलना करते। यहां पर कुछ दंड ऐसे भी थे कि गांव को छोड़ना पड़ता था, किसी दूसरे गांव में बसना पड़ता था, या कुछ पैसे से निष्कासित करना पड़ता था। ये अगला देखते हैं, सामुदायिक या जाति पंचायतें। यह बोला कि कुछ शादियां होती थी जातिगत मानदंडों के अनुसार नहीं होती थी। शादी जो है दो जातियों के बीच, मतलब जाति के अंदर होनी चाहिए, मगर दो जातियों के बीच हो गई शादी, तो उनके बीच क्या हो गया? अगर किसी प्रकार का मामला होता था तो उसका निदान जाति पंचायत करती थी, है ना। तो जाति पंचायत भी था। बोला गया है यहाँ पर कि राजस्थान में अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी झगड़ों, दीवानी झगड़े मतलब दो प्रकार के झगड़े होते, फौजदारी और दीवानी, है ना। फौजदारी और दीवानी दो प्रकार के हैं, अभी भी हम देखने को मिलता है, फौजदारी और दीवानी, है ना। तो फौजदारी में क्या होता है, हालांकि यहाँ पर सुधार लेंगे। फौजदारी में क्या होता है, जब दो व्यक्तियों के बीच या समुदाय के बीच अगर झगड़ा हो जाता है तो फौजदारी न्यायालय होता है। और आर्थिक रूप से अगर हिसाब किताब में गड़बड़ी हो रहा है तो दीवानी में जाता है। तो ये जो न्यायालय के दो प्रकार होते हैं, दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय, दोनों पंचायत देखता था। मगर पंचायत के फैसलों का विरोध भी होता था भाई। पंचायत का कोई सदस्य है, अगर उसके परिवार के साथ ऐसा हो रहा है तो अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ न्यायालय, मतलब न्याय में फेरबदल करता है, उसका विरोध होता है। यहां पर दिया हुआ है। अब बहुत सारी चीजें हैं कि गांव छोड़कर भाग जाने जैसे उग्र कदम उठाते थे। तो बहुत सारी चीजें हैं। गांव में अगर निम्न जाति के खिलाफ कुछ कड़ा दंड, कठोर दंड दिया जाता था तो निम्न जाति वाले क्या करते थे, गांव छोड़ देते थे, धमकी देते थे गांव छोड़ देंगे। तो यहाँ पर उच्च वर्ग लोग क्या करते थे, उसका विरोध करते थे कि नहीं गांव मत छोड़, क्योंकि गांव का जो काम कर रहा है, खेती किसानी काम कर रहे हैं, यही निम्न वर्ग के लोग कर रहे हैं। तो उच्च वर्ग नहीं चाहता कि ये गांव छोड़े। इसका दंड में क्या करते थे, फेरबदल कर सकते थे पंचायत वाले। तो ये पंचायत के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं ग्रामीण दस्तकार। ग्रामीण दस्तकार क्या होता है? काश्तकार हमने देखा, काश्तकार क्या होता है, किसान। मगर दस्तकार जो होता है, जो मिट्टी से बर्तन बना रहा है, दस्तकार में आएगा। इसमें दिया हुआ है कि जो कुम्हार है, लोहार है, बढ़ई है, नाई है, सोनार है, ये ग्रामीण दस्तकार की सेवाएं देता था। यहाँ तक कि जो कपड़े पर छपाई है, मिट्टी के बर्तन पकाने का काम, या खेती के जो औजार बनाने के लोहार का काम, है ना, मरम्मत करने का काम, ये सब दस्तकार लोग करते थे। इनकी स्थिति अच्छी थी ग्रामीण दस्तकारों की, और ये क्या करते थे, रोज का भत्ता लेते थे, ये बताया गया। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न कहां से पूछेगा, यहां से। ग्रामीण समुदाय या ग्रामीण समुदाय को एक छोटा गणराज्य क्यों कहा गया है? आप बता सकते हैं। एक गांव में विविध जाति व्यवस्था थी, एक गांव में पंचायत व्यवस्था भी थी। पंचायत का जो मुखिया था, कौन था, मंडल या मुकद्दम था, उसका चुनाव ऐसे होता था, उसका आय व्यय का साधन कैसा था, क्या काम करता था। इस कारण इसे
हम छोटा गणराज्य भी कहते हैं। भारत एक गणराज्य है। भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव है, प्रधानमंत्री है, ये चुने जाते हैं ना। तो इस कारण गांव को भी एक छोटा गणराज्य कहा गया। उसका आंसर इसी में से मिक्स कर। ये प्रश्न पेटेंट है। ये 6 नंबर का प्रश्न पूछता है, बार बार पूछता है, 3 साल में एक बार पूछ ही जा रहा है। लघु गणराज्य क्यों कहा गया? छोटा के बजाय पूछ दिया लघु गणराज्य क्यों हो गया? तो आपसे इसका आंसर होगा। हम देखते हैं कि कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। महिलाओं को काम करने के लिए अधिक काम करवाया जाता। महिलाओं की स्थिति कैसे दिया आपको पुस्तक में दिखाई देगा कि ये पुरुषों के साथ सहयोग करती थी काम करने। पूरा है कि महिलाएं और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी। पुरुष खेत जोते थे, हल चलाते थे, महिलाएं क्या करती थी? बुआई, निराई और कटाई करती थी। बहुत सारे काम संसाधन के रूप में इसका प्रयोग होते थे। प्रजनन क्षमता के कारण भी महिलाओं की स्थिति मतलब महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ पर एक जगह दिया हुआ है कि महिलाओं के कानूनी अधिकार भी थे। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, बोला गया है कि पत्नियां अपने पति पर बेवफाई का आरोप लगाते हैं या पत्नी और बच्चों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए दिखाई थी। पत्नियां हैं, पति पर आरोप लगाई बेवफाई का या उनका देखरेख नहीं कर रहे, तो क्या करते थे? पुरुषों को आरोपों पर दंड में मिलता था, मगर दंड उतना ज्यादा नहीं हुआ करता था, बहुत कम दंड मिलता था। मगर जो ऊंचे वर्ग के पुरुष होते थे वो क्या करते? भरण पोषण का इंतजाम कर देते, महिलाओं के लिए भत्ता देते। ठीक, तो यहाँ पर महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। महिलाएं काम करने में तो आगे थी पुरुषों के साथ, मगर इनका महिलाओं का ख्याल खुद रखना पड़ता था महिलाओं को। ठीक है, ये देखिए जमींदार क्या है, जमींदार के बारे में बताया गया। जमींदार जो थे किसानों को राजाओं को टैक्स देते थे। जमींदार पूरा क्षेत्र पर उनका ये अधिकार था, जमीन तो उन्हीं का था, जमींदार का। और जमींदार में खेती कौन कर रहे हैं? जमीन पर खेती कौन कर रहे हैं? किसान। तो जमींदार की खेती पर, खेत पर किसान खेती कर रहा है और बदले में जमींदार टैक्स दे रहा है राजाओं को, कुछ है ना परसेंट दे रहा है। तो ये प्रश्न पूछ दे सकता है कि जमींदारों की शक्ति कैसी थी, पावरफुल क्यों थे लोग? क्योंकि अपनी जमीन को बेच सकते थे। किसानों से पूछने की इनका लोग जमीन को बेच सकते थे, खरीद सकते थे, किसानों को हटा सकते थे, नए किसानों को वहां खेती करवाने के बोल सकते थे। किसान खेत मतलब जो खेत पर खेती कर रहा है वो उनका नहीं होता था, जमींदारों का होता। बदले में राजाओं को जमींदार क्या करते थे? टैक्स देते, मगर ज्यादा टैक्स अपने पास रखते थे, उपज का ज्यादा हिस्सा अपने पास रखते थे। किसानों के पास बहुत कम मिलता था। किसान खेती कर रहा है, काम कर रहा है, मगर किसानों को मतलब बहुत कम मिल रहा है उपज का। भू राजस्व प्रणाली के बारे में बताया गया। भू राजस्व प्रणाली भी 2 प्रकार की थी। केंद्रीय आय के स्रोत थे और स्थानीय स्रोत थे। इसमें हम देख सकते हैं भूमि कर थे, खालसा भूमि। कुछ भूमि सरकारी भूमि थी, उसको सिर्फ राज्य का जो मुखिया को ही मिलता था। खालसा भूमि मतलब सरकारी भूमि। प्रश्न पूछेगा खालसा भूमि क्या है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यह शाही भूमि होती थी। इस भूमि से प्राप्त आय सीधे शाही खजाने में जमा होती थी। खालसा है ना, खालसा भूमि, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है जागीर भूमि। जागीर भूमि में क्या बोला गया है कि राज्य के प्रमुख सरदारों या व्यक्तियों को उनके वेतन के एवज में दी जाती थी, जिस पर उन्हें कर वसूल करने की अधिकार होता था, किंतु प्रशासनिक अधिकार नहीं होता था। जागीर भूमि एक प्रकार का ठेका, राजा ठेका दे दिया, वसूलो दो, मगर उस पर प्रशासनिक अधिकार नहीं कर सकता था। जागीर भूमि। जमींदार है, जमींदार के पास जो भूमि है उससे टैक्स वसूल के और राजा को दे रहा है। रियल में जमींदार को बांट दिया गया, मगर वो पूरी तरह से राजा के कंट्रोल में भी है, हम देख सकते हैं। और अगला देखते हैं सयुरगल या मदद मास। इसके बाद हमें क्या है कि भूमि को अनुदान दिया गया, भूमि को दान किया गया। किसको किया गया? विद्वानों को या धार्मिक व्यक्तियों को दान किया गया है ना। तो ये हम उसको बोलते हैं मदद मास, मदद किया गया है। किनको? राजा के द्वारा दान किया गया। अब यहाँ पर अब ये अंतिम है, ज्यादा नहीं होगा इसमें।
हम देख सकते हैं कि अंतिम ये है कि आईने अकबरी में भूमि को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। इसमें आईने अकबरी पोलज, पहला है पोलज। पोलज का अर्थ होता है प्रथम श्रेणी की भूमि। इसमें वर्ष में 2 बार फसल ले सकते हैं, पोलज कहलाता है। उपजाऊ भूमि है ये, इस पर प्रतिवर्ष सरकार टैक्स ले रहा है, राजस्व टैक्स ले रहा है। पड़ती है 2 या 3 साल में खेती कर रहे हैं, 1 साल खेती किए, 1-2 साल छोड़ दिए, खेती नहीं कर रहे हैं, तो ये ज्यादा उपजाऊ नहीं है, तो ये पड़ती भूमि। तीसरा है छच्छर भूमि। छच्छर भूमि जो होता है इसको हम लोग 4 से 5 साल के लिए छोड़ देते हैं। इसमें भूमि में बहुत कम उपज हो रहा है, इसमें तो 2 से 3 साल छोड़े पड़ती में, इसमें 4 से 5 साल तक छोड़ दिए। और अगला है बंजर भूमि, जो बिल्कुल उर्वरक नहीं है, उपजाऊ ही नहीं है, जिसको हम लोग खेती के लिए उपयोग नहीं करते, करेंगे तो 8 साल के बाद कर सकते हैं। तो ये आईने अकबरी के अनुसार था। तो हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक कल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कर निर्धारण। हम लोग पढ़ेंगे भू राजस्व प्रणाली का जो भाग था उसको भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे दहसाला पद्धति। कल इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा दहसाला पद्धति या प्रणाली, तो याद रखिएगा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट था कि ग्रामीण समुदाय को एक लघु गणराज्य क्यों कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। पंचायतों का काम इंपॉर्टेंट है। इसमें देख सकते हैं खालसा भूमि क्या था, पूरी सरकारी भूमि है ना। अब देख सकते हैं जमींदार कौन थे, जमींदारों की शक्ति कहां से मिली थी, तो इस तरह से प्रश्न ये भी पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका काम ये है, ये होमवर्क है आप लोगों का, क्लास वर्क को आप इसको उतार लीजिएगा। होमवर्क में आपको जो अंडरलाइन है उसको पढ़िएगा, याद करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल, ठीक। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है।